शुक्र है भगवान का बच गया, उस कुत्ते ने तो मार ही दिया था। वो तो लाश लग रही है। हेलो पुलिस। सर, लाश की सूचना देने वाले का नाम रघु है। बाइक का बैलेंस बिगड़ जाने से वो यहाँ आकर गिरा, तो उसने लाश को नोटिस किया और इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कर दिया। लड़की जीवन हॉस्टल की थी। मिस्ट्री, इस कंकाल का इस लड़की से कोई रिश्ता है या नहीं, यही एक क्वेश्चन है। एनीवेज, तुम इनकी फोटोज लेकर इन्हें जल्दी से फॉरेंसिक लैब भेजो, उसके बाद देखते हैं कि ये जीवन हॉस्टल की क्या कहानी है। हेलो रिधिमा जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप कौन? जी, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु और ये है मेरी असिस्टेंट कामिनी। यहाँ आने की वजह? अंदर आकर बात करें? यस यस प्लीज। आप ऐसे गीले? बाहर तो बारिश भी नहीं हो रही है। जी नहीं, तो बस ऐसे ही एक लड़की ने मजाक में पानी डाल दिया, तो यू नो ना, जवान लड़कियां बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। इसे पहचानती हैं आप? नंदिनी? ये तो नंदिनी की फोटो है। क्या हुआ इसे? ये मर चुकी है। इसकी लाश यहीं पास के तालाब से मिली है। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं तो बता दीजिए। सॉरी इंस्पेक्टर, ये यहाँ हॉस्टल में रहती है और LBS कॉलेज से MBA कर रही थी। बस इतना ही जानती हूँ इसके बारे में। आप इसके इंस्टीट्यूट से जाकर पूछ सकते हैं। नहीं सर, वो हमारी दोस्त जरूर थी, पर कॉलेज खत्म होते ही वो सीधे अपने हॉस्टल चली जाती थी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, कुछ पता चले तो हमें इस नंबर पर इन्फॉर्म कर देना। चलिए सर। कामिनी, तुम्हें नहीं लगता वो लड़की कुछ छुपा रही है? क्या बात है, आपको कैसे पता चला सर? तुमसे बात करते हुए वो टेंशन में थी। अरे वाह सर, मैं तो नोटिस ही नहीं कर पाई ये सब। आपने कैसे कर लिया सर? अपना तो ऐसे ही है। बाय द वे, उसकी CDR भी निकलवाओ। सर, नंदिनी के CDR में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। बस एक लड़के के कुछ फोन कॉल्स दूसरों से ज्यादा है। लड़के का नाम रोहन है, जिससे प्रिया की भी बातचीत होती रहती है। बुलाओ उसे। आई थिंक सर हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी जवान लड़के या लड़की पर शक करने से उन पर मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है सर। वो केस अनसोल्व रह गया तो हम पर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, क्या एक और लाश? सर, ये तालाब तो खूनी तालाब बनता जा रहा है और इस लड़की की उम्र तो नंदिनी जितनी ही लग रही है। सर, कहीं ये भी जीवन हॉस्टल और LBS कॉलेज से तो नहीं है? हो सकता है। कहिए इंस्पेक्टर, अब क्यों बुलाया है? वो तो बता देंगे, पर आपके हाथ पर ये चोट कैसी? फ्रूट काटते समय चाकू लग गया था।
क्या आप इसे पहचानती हैं? ये तो दिव्या है, प्रिया के रूममेट और क्लासमेट भी। प्रिया कौन है? सर, मैं हूँ प्रिया। लास्ट टाइम जब तुम्हें कॉलेज में मिले थे तब तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम जीवन हॉस्टल में ही रहती हो? आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। अब पूछता हूँ, तुम्हारी दिव्या से किसी बात को लेकर झगड़ा या कोई उलझन या कोई दुश्मनी थी? सर, दुश्मनी का तो पता नहीं, लेकिन वो कल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। वो अच्छा लड़का नहीं है। वो कॉलेज की लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता है। आई थिंक उसी ने मारा होगा दिव्या को। तुम्हारी इस श्योरिटी की वजह? दिव्या से पहले नंदिनी उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने मुझे भी टारगेट किया था। रोहन नाम है ना उसका? जी सर। एड्रेस? क्रॉस रोड, रूम नंबर 5। सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये तय करना हमारा काम है रोहन जी। आप ये बताइए, कल रात कहाँ थे? दिव्या से मिलने गया था। उसे मारा क्यों? मैंने कहा ना सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं प्यार करता था। प्यार तो तुम नंदिनी से भी करते थे और प्रिया से करने की कोशिश भी कर रहे थे। पहले क्या था क्या नहीं मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सर। बस इतना कहूंगा कि मैंने दिव्या को नहीं मारा। मैंने खुद उसे उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ा था। मुझे लगता है दिव्या को वार्डन ने मारा है। वार्डन? उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है सर। वो हॉस्टल की लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का मौका ढूंढती रहती है। लड़कियों को फंसाने के लिए ही उसने अपने हॉस्टल का रेंट बाकियों से आधा रखा है। दिव्या उससे बहुत परेशान थी, लेकिन सस्ता होटल होने की वजह से कोई भी लड़की वहां से निकल नहीं पा रही थी। सर, आई थिंक रोहन सच बोल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है सर। कहाँ निकलने की तैयारी है वार्डन जी? देखिए, अभी मुझे बहुत काम है, सो प्लीज आप लोग बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन करिएगा। अभी मैं ट्रेकिंग पर जा रही हूँ। ट्रैकिंग इस इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा जरूरी नहीं है रिधिमा जी। एक कंकाल 2 लाशें बरामद हुई हैं जिनका संबंध आपके हॉस्टल से है। एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपका इंटरेस्ट लड़कियों में है? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ठीक है, अगर आप कहती हैं कि ये बकवास है तो प्लीज, जब हम आपसे मिलने आए थे तब आप भीगे हुए थे और नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में चोट लगी थी, उसका सच बताइए। वो हाथ फ्रूट काटते समय चाकू से कट गया था और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और भीगने का भी सच मैंने बताया था कि एक लड़की ने मुझ पर पानी गिराया था। लड़की का नाम शालिनी। रिधिमा मैडम सच कह रही है सर, मैंने ही इन पर पानी फेंका था। ये मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सर, कंकाल के रिपोर्ट्स आ गए हैं सर। उसका डीएनए कॉलेज से मिसिंग लड़की काजल के पेरेंट्स से मैच हो गया है और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स काजल भी जीवन हॉस्टल में ही रहती थी। मुझे काजल की पूरी डिटेल्स चाहिए। हाँ प्रिया, बोलो। सर, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। नंदिनी और दिव्या के मिसिंग होने से पहले उन दोनों को किसी का फोन कॉल आया था जो उन्हें एग्जाम पेपर्स देने का प्रॉमिस कर रहा था। उसी का फोन मुझे भी आ रहा है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बात करो उससे। अगर मिलने के लिए कहे तो हाँ कह देना, बाकी हम देख लेंगे। हेलो जी, चाहिए? जी कहाँ? जी सर, वो मुझे रात 10 बजे कॉलेज के पीछे वाली पहाड़ी पर बुला रहा है। तुम घबराना नहीं,
हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। श्याम जी, ये तो हमारे कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी के काम की आड़ में खूनी पहली बार देखा है। जो भी कहानी है सुना डाल। मैंने जिन्हें भी मारा है वो इंसान नहीं, दरिंदे थे। उन्होंने मेरी फूल सी बच्ची काजल को मारा था। मुझे अच्छे से याद है वो दिन। काजल मुझसे फोन पर बात कर रही थी, तभी वहां नंदिनी, दिव्या और प्रिया ने काजल से फोन छीन कर साइड में रख दिया, लेकिन फोन अभी कटा नहीं था। उसके बाद इसने और इसकी सहेलियों ने रैगिंग के नाम पर प्रिया के कपड़े तक उतरवा दिए। और जब उसने पुलिस की धमकी दी तो तीनों हैवानों ने मिलकर उसे जान से मार डाला और लाश को कहीं छुपा दिया। अपनी बेटी के मौत का बदला लेने के लिए मैंने कॉलेज में गार्ड की जो पकड़ ली और एग्जाम पेपर्स के बहाने एक एक करके सबको मारने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था उसके कातिलों को मैं जिस तालाब में फेंक रहा हूँ वही तालाब ने मेरी काजल को खुद में संभाला हुआ है। बाबा, आपने जो भी किया वो तरीका गलत है। आपको पुलिस में कंप्लेंट करके केस लड़ना चाहिए था। किसी से भी होशियारी करना, पर कामिनी से मत करना। थैंक गॉड ये केस सोल्व हो गया। मेरे साथ काम करेंगे तो केस कभी अधूरी नहीं छूटेगी सर। आप तो सचमुच में खास हैं। अपना तो ऐसा ही है सर। हेलो पुलिस। मरने वाले का नाम दिनेश गुप्ता था और ये रोहताश कंपनी में काम करता था। सर, मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा किसी ने भी गोली मारने वाले को नहीं देखा। और जिसने फोन करके इस घटना की जानकारी दी उसने क्या कहा? सर, उसने बताया कि 2 लोग थे, लेकिन चेहरा ढका होने की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं सके। एक आदमी ने लाल रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा था और दूसरे ने काले से। एक नजर में वो बस इतना ही समझ पाया कि लाल रुमाल वाला आदमी हट्टा कट्टा और लंबा था और काले रुमाल वाला आदमी एवरेज हाइट का था। एक काम करो, यहाँ आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं सबके फुटेज कलेक्ट कर लो। शायद लाल और काले रुमाल वालों की कोई और भी क्लू मिल जाए। राजेश जी, आपको तो पता ही होगा कि दिनेश का कत्ल हो गया है। यस सर, वो हमारी ही कंपनी का कलेक्शन एजेंट था। क्या दिनेश का किसी से कोई विवाद था? ऑफिस में तो किसी से नहीं था, बाकी सर हमारे काम में कलेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। कल दिनेश किससे कलेक्शन लेने गया था? सॉरी मैम, ये पता नहीं है। पता नहीं है से क्या मतलब आपका? मैम, कलेक्शन एजेंट्स के पास रिकवरी की एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के हिसाब से जो उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लोकेशन लगती है वो वहां चला जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में ही मिलती है। अनफॉर्चुनेटली दिनेश की क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, इसलिए हमें नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ गया था कल। लिस्ट कहाँ है? कामिनी जी, लिस्ट के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाइए। आप सब जा सकते हैं। सर, ये तो शॉकिंग है। दिनेश ने मरने से पहले
सक्सेना, गुप्ता और शर्मा से 3 लाख का कलेक्शन किया था। इसका मतलब। यू आर राइट कामिनी जी, ये कत्ल पैसों के लिए ही हुआ है। लेकिन सर, लुटेरों को कैसे पता चला कि दिनेश के पास इतने पैसे हैं? यही सवाल है कामिनी जी। एनीवे, वो सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? आपकी टेबल पर है। सर, वारदात के बाद दोनों साथ में भागे थे, लेकिन आगे जाकर एक आदमी तो गायब ही हो गया। किसी भी फुटेज में नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ कामिनी जी? दूसरा तो दिख गया। ये देखो, लाल रुमाल, हट्टा कट्टा, लंबा आदमी, ई रिक्शा पर। हाँ सर, ये तो वही है। अब जल्द ही ये हमारे शिकंजे में होगा कामिनी जी। हाँ हाँ साहब, मैं जानता हूँ, ये लखन भैया हैं। पक्का ये वही है? हाँ हाँ साहब, ये जिस कंपनी में काम करते हैं वहां तक मैं इन्हें रोज छोड़ता हूँ। कंपनी कहाँ है? लखन नाम का आदमी यहाँ काम करता है? थोड़ा हट्टा कट्टा है। हाँ सर, यही काम करता है, पर एक हफ्ते से लखन और उसका दोस्त जीतू दोनों अपने गांव खंडवा गए हैं। उनका कोई फोन नंबर, कोई फोटो है? फोन नंबर तो नहीं है सर, दरअसल वो दोनों फोन यूज ही नहीं करते, लेकिन फोटो है मेरे पास। कामिनी जी दोनों बहुत होशियार हैं। कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए इसलिए फोन यूज नहीं करते, लेकिन उनको पता नहीं है राठौर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर, लखन जी तो अगर गांव नहीं आए तो दोनों गए कहाँ? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम। माफ करना साहब। सलाम साहब, मैं रघु साहब। सब मैंने पी नहीं है। वो तो मेरे दोस्त लखन और जीतू बड़े शहर से आए तो थोड़ी पी ली, कसम से साहब। लखन और जीतू? हाँ साहब, लखन और जीतू मेरे यार, जाने जिगर, दुखों के साथी, मेरे हम प्याले, मेरे हम प्याले। अरे वाह, ऐसा है तो हमें भी मिलवा दो उनसे, 2 घूंट हम भी मार लें आपके प्याले ख्यालों के साथ। साहब, बेबड़ों का तो एक ही ठिकाना, 24 घंटों में जब मौका मिले लगा दो ठेके का निशाना। वही मिलेंगे साहब। और ये वही जगह कहाँ है रघु जी? कितना मीठा बोलती हैं आप। सुनिए, ये लखन और जीतू जब भी शहर से कमाकर लौटते हैं तो अपने गांव के घर में घुसने से पहले 15-20 दिन अंग्रेजी शराब के ठेके पर ही दिखते हैं। जब ठेके पर नहीं होते तो जाने कहाँ मौज करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये ठेका कहाँ मिलेगा? इसी रोड पर सीधा 3 किलोमीटर आगे जाइए साहब, मिल जाएगा। ओके, थैंक यू रघु जी। साहब बुरा ना माने तो उन्हें एक हाफ और चकना पैक करके लाने के लिए कह देना। ठीक है, बोल दूंगा रघु जी। आप कितने अच्छे वाले साहब हैं। जय साहब, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। जिंदगी हो तो ऐसी, एकदम मस्त, नो टेंशन। क्यों कामिनी जी? यस सर। तो चलिए, अंग्रेजी शराब का ठेका इंतजार कर रहा है हमारा। सर,
दोपहर से शाम हो गई है, 10 से 15 कप चाय पी चुके हैं। इन दोनों के चक्कर में हमारा शुगर ना बढ़ जाए कहीं। अगर आप चाय से उकता रही हैं तो ठेका सामने है, 2 घुट मार लीजिए। अरे सर, कमाल करते हैं आप भी। सरकारी नौकरी है, ड्यूटी पर हूँ। ठीक है तो ड्यूटी के बाद ले लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, मैं शराब नहीं पीती। पीती नहीं हो तो जीती कैसे हो? ये चाय पीकर। सर वो दोनों आ गए। कौन है बे? बे नहीं बाप, इंस्पेक्टर राठौड़। अब जल्दी से बको, तुम दोनों ने दिनेश को क्यों मारा? किसके कहने पर मारा बोलो। हमने उसे किसी के कहने पर नहीं मारा साहब, उसकी किस्मत खराब थी जो उस दिन वो हमारे हाथ लग गया। हम तो उससे बस उसका बैग छीनना चाहते थे, पर बहुत दम था उसमें। वो हम पर भारी पड़ने लगा तो गोली चल गई। तुमने चंद पैसों के लिए बिना किसी हिचक के एक मासूम की जिंदगी छीन ली। अब तुम्हारे इस अपराध की सजा तुम्हारी जिंदगी छीनेगी तुम दोनों से। फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। और मुकेश कैसा है दोस्त? ठीक हूँ। और ये तेरा पैर कैसा है? जो है तेरे सामने है। अब प्लास्टर हटेगा तो पता चलेगा कि अंदर के हाल क्या है। अरे बस 1 महीने की तो बात है। अरे प्लास्टर हट जाएगा, तेरा टेंशन ना ले। फिर उसके बाद तू बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा बे। डिग 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 डिग। और क्या है? तू भी कमाल करता है यार, मरते हुए को भी हंसा देता है तू। अरे वो सब तो ठीक है यार, पर इस रंगीन रात में किस हसीना का फोन आ रहा है? और ये मोबाइल की जगह लैंडलाइन खनखना रहा है। क्यों भाई? पूछ कर बताता हूँ। हेलो, शर्म कर राक्षस है। अरे कुछ नहीं, ये जुगल बोल रहा था कि किसी हसीना का फोन है, पर निकला तू राक्षस। प्रमोद, अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। अब इस साले लंगड़ा नहीं होता तो आ जाता खुद ही। हाँ चल बाय, सोचने तो दे कुछ। अरे ये क्या बोल रहा था राक्षस? आ रहा है क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली 12 बजे उसकी मुंबई की फ्लाइट है। हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे उससे लेने थे। अबे तो मुझसे ले लेना, मेरे पैसों को क्या दीमक लगा है? मुझसे ले ले बस। जब राक्षस वापस आ जाए तो मैं उससे ले लूंगा, सिंपल। अरे यार सिंपल ही तो नहीं है, अमाउंट बड़ा है, 2 करोड़ है, वो भी ब्लैक। मुझे एक नए स्टार्टअप में डालने हैं, इसीलिए अभी चाहिए। तू ला सकता है क्या? क्यों नहीं, अभी ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल करके प्रमोद को बता देता हूँ कि तू पहुंच रहा है पैसे लेने। प्रमोद, अब क्या हुआ तुझे यार? प्रमोद, प्रमोद आके खोल, प्रमोद होश में आ। खून खून, सांप को मार दिया, मार दिया, खून खून। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ तो भैया रामू, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ अब बताओ, क्या देखा तुमने? साहब, मैं बाहर कुत्तों को खाना खिलाने गया था, तब मालिक ठीक थे। कुछ देर बाद जुगल साहब को आते देखा। इनके पीछे पीछे मैं भी आ गया तो देखा इनके हाथ में चाकू है और मालिक मरे पड़े हैं। सर ये सच नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रमोद ऑलरेडी मरा हुआ था। मैं तो बस उसके शरीर में घुसा हुआ चाकू निकाल रहा था सर, और कुछ नहीं। साहब मालिक के बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, ये हैं और 2 और हैं। इन सब की मीटिंग भी यही हुई थी, जिसमें मालिक और इनकी पैसों को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। इन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्हें।
अरे हाँ, दी थी धमकी। गुस्से में आदमी कुछ भी बकता है, मैंने भी बक दिया, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि मैं उसे मार ही डालूंगा। वैसे भी मुझसे ज्यादा झगड़ा प्रमोद का मुकेश और विक्रम से हुआ था सर। लेकिन जुगल साहब, आप प्रमोद से मिलने क्यों गए थे? मैं मिलने नहीं बल्कि मुकेश के पैसे पिक करने वहां गया था सर। मुकेश के पैर में प्लास्टर है इसलिए। लेकिन वहां तो पैसों का कोई बैग ही नहीं था। अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ सर। जुगल सच कह रहा है सर। एक्चुअली रात 10 बजे प्रमोद का कॉल आया था, थोड़ा अर्जेंट था तो मैंने जुगल को भेज दिया। मिस्टर मुकेश और मिस्टर विक्रम, देखिए मुझे पता चला है कि आप दोनों से प्रमोद का बड़ा झगड़ा हुआ था, तो जरा आप इस पर थोड़ा रोशनी डाल देंगे तो अच्छा होगा। बताइए। अरे मैंने प्रमोद से 50 लाख रुपए लोन लिया था, उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। मुकेश बीच बचाव में आया तो इसी चक्कर में बातें इसे भी सुननी पड़ी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। सर प्रमोद थोड़ा गर्म दिमाग जरूर था, लेकिन जितना जल्दी वो गुस्सा होता था उतना ही जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाता था। देखिए मुझे तो आपकी बात पर पूरा भरोसा है मुकेश जी कि प्रमोद उस झगड़े के बाद भी नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन कोई तो है जो नॉर्मल नहीं हुआ। मिस्टर विक्रम जी, कहाँ थे कल रात आप? इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर विक्रम, जो होगा बोलने से होगा। बोलिए। अब सर, मैं क्लब 59 में अपने गर्लफ्रेंड भारती के साथ था। गर्लफ्रेंड का फोन एंड एड्रेस? सर विक्रम सच बोल रहा है। वो रात 8 से आधी रात 12 बजे तक भारती के साथ बिजली क्लब में ही था। मैंने क्लब के सीसीटीवी फुटेज चेक की है सर, लेकिन उसकी सीडीआर से पता चला है कि उसने प्रमोद को करीब 9 बजे कॉल किया था। कामिनी जी, इतना काफी है उससे मुलाकात करने के लिए। चलिए। मैंने लोन लेने के लिए उसे कॉल किया था, लेकिन इससे पहले कि हमारी बात शुरू होती वहाँ कोई आ गया था। कौन? पता नहीं सर, लेकिन प्रमोद ने उससे ये जरूर पूछा था कि तू उधर से क्यों आया है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती उसने फोन कट कर दिया। सर विक्टिम प्रमोद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। यस प्लीज प्लीज, लाओ इधर लाओ, दिखाओ। तो खून 9 से 10 बजे के बीच हुआ है ना? तो फिर उसने रात 10 बजे कॉल कैसे किया मुकेश को? और अगर ऐसा होता तो खून का समय 10 से 11 के बीच का होता। दाल में कुछ तो काला है कामिनी जी। सर फोन की घंटी बज रही है। फोन की नहीं कामिनी जी, दिमाग की घंटी बज रही है, जो हमें खूनी तक पहुंचाएगी। मतलब बहुत ही जल्द समझ में आने वाला है। थोड़ा शांति तो रखिए। चलिए। कहिए इंस्पेक्टर, क्या जानना है आपको? अरे जानना मानना कुछ नहीं है मुकेश जी, सब पता है हमको। हम तो खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, बस। कैसी इन्फॉर्मेशन? देखिए ऐसा है मुकेश जी कि जिस परिस्थिति में प्रमोद का खून हुआ है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप तीनों में से किसी और का भी मरना तय है। इसलिए थोड़ा संभल कर, है ना? चलिए। और हाँ, अरे जुगल भी तो जमानत पर बाहर ही है। चलिए चलते हैं हम फिर। थैंक यू इंस्पेक्टर, इन्फॉर्म करने के लिए। कौन होगा इस वक्त? जुगल, तूने प्रमोद का कत्ल क्यों किया मुकेश? मैं कत्ल क्यों करूंगा? तुम्हें तो पता है मैं तो उसके घर गया भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो मुकेश। विक्रम, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो तुम हो गए हो पैसों के लिए, और इसीलिए तुमने प्रमोद को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम तुम्हें मार डालेंगे।
ये क्या कह रहे हो तुम दोनों यार? हम दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। सर मुझे बचा लीजिए, जुगल और विक्रम मुझे मारना चाहते हैं। दोनों चाकू लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। बचा लीजिए सर, मुझे प्लीज बचा लीजिए। शांति शांति शांति। बेटा पहले तू ये बता कि तेरा प्लास्टर कहाँ है और तू दौड़ कैसे रहा है? नहीं सर, वो मेरे पीछे वो चाकू लेकर। बेटा तूने बड़ी प्लानिंग के साथ पहले जुगल को अपने घर पे बुलाया और फिर अपने लैंडलाइन पर फेक कॉल की हेल्प से प्रमोद से बात करने का ड्रामा किया और जुगल को प्रमोद के पास भेज दिया। लेकिन उससे पहले तू अपनी कार से प्रमोद के घर के पीछे पहुंचा, दीवार फांदी और खिड़की से अंदर घुसकर तूने उसे मार डाला। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, तू इधर से क्यों आया है ना? खिड़की पर तेरे फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और जिस चाकू से तूने प्रमोद को मारा था उस पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। मैंने जब प्रमोद को मारा था तब ग्लव्स पहने हुए थे मैंने, तो ऐसी सूरत में ना तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तुम्हें विंडो पर मिल सकते हैं और ना ही चाकू पर। ये सब तुम लोगों की चाल है। तुम सब मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। क्या बात। थैंक यू मिस्टर मुकेश, ऑन कैमरा अपना जुर्म एक्सेप्ट करने के लिए। वेल डन। अबे जाता कहाँ है? चल अब ये बता कि प्रमोद को तूने मारा क्यों? करीब साल भर पहले मैंने प्रमोद से हाईवे पर होटल बनाने के लिए 1 करोड़ लोन लिया था, जिसे मैं जुए में हार गया। प्रमोद को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गया। हर रोज पैसों का तकाजा करता था। इसी बात से परेशान होकर मैंने उसे अपने रास्ते से हटाकर जुगल को फंसा दिया ताकि केस जुगल के साथ ही रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दोस्त को धोखा देने के लिए तुझे कहीं माफी नहीं मिलेगी मिस्टर मुकेश, कहीं नहीं। ले जाइए इस धोखेबाज को यहाँ से सर। धोखेबाज तो तुम भी हो। तुमने भी तो उसके 50 लाख हड़प रखे हैं। तुम जैसा इंसान ही इतना घटिया सोच सकता है मुकेश। मैं अपने लोन के पैसे प्रमोद की बहन को ट्रांसफर कर चुका हूँ, समझे? और कंपनी के प्रॉफिट का जो हिस्सा प्रमोद का था वो उसे जाएगा। प्रमोद की बहन अब हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी बहन है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया यार। दोस्त और पार्टनर अगर हो ना तो तुम दोनों जैसा। चलो ख्याल रखना। एक आदमी कॉल उठाता है और दूसरी ओर से आवाज आती है, तुम्हें जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करो बॉस, काम हो जाएगा। आप बस रोकड़ा तैयार रखना, काम होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये दिवाली उनकी काली दिवाली होनी चाहिए। दिवाली का माहौल था। ओशन कंपनी के मालिक सदानंद के घर में भी दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही थी। लेकिन सदानंद की बेटी अनन्या परेशान थी। वो अपने कमरे में बैठे किसी को बार बार कॉल किए जा रही थी। इतना टाइम हो गया लेकिन आकाश का कोई कॉल ही नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद है। तभी सदानंद अनन्या को लेने के लिए उसके कमरे में आते हैं। अनन्या बेटा, क्या कर रही हो तुम? हम सब कब से तुम्हें बुला रहे हैं। नीचे चलो, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। मैं बस अभी आती हूँ पापा, आप चलिए ना आगे। नहीं नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो। सदानंद अनन्या को सबके साथ नीचे ले गए। क्या यार, कब से वेट कर रही हूँ तेरा। देख, रंगोली मुझे अकेली बनानी पड़ी और सारे दिए भी मैंने ही जलाए तेरी राह देखते देखते। चल अभी एंजॉय करते हैं। सभी लोग पटाखे जलाने के लिए गार्डन में गए। पटाखे जलाते जलाते सभी लोग बेहोश होने लगे और जब सबको होश आया तो वहाँ अनन्या नहीं थी। सभी को टेंशन होने लगी कि अनन्या कहाँ गई। सदानंद ने फौरन पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं शिवांश बंगले से बात कर रहा हूँ। ओशन कंपनी का मालिक सदानंद। सर मेरी बेटी गायब हुई है सर। आप प्लीज जल्दी हमारे घर पर आ जाइए। आप घबराइए मत, हम अभी वहां पहुंचते हैं।
यहाँ क्या हुआ था, हमें पूरी बात बताइए। सर, आज दिवाली के पहले दिन हम सब तैयार होकर नीचे पटाखे जलाने के लिए आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं। सभी गार्डन में बेहोश हो गए और जब हम सबको होश आया तो हमने देखा कि अनन्या यहाँ पर नहीं थी। हमने फौरन फिर आपको कॉल किया। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही अनन्या को ढूंढ लेंगे। एक बात बताइए, ये सारे पटाखे लाया कौन था? जी, हमारे घर का नौकर रामू हर साल यही पटाखे लाता है। रामू ने बताया कि वो हर साल एक ही शॉप से पटाखे लाता है और इस साल भी वहीं से लाया था, लेकिन रास्ते में आते वक्त किसी का धक्का लग गया था और उसने पटाखे उठाने में उसकी मदद भी की थी। कामिनी समझ गई कि जो आदमी रामू से टकराया था उसने ही पटाखे बदले हैं। कामिनी ने रामू से उस आदमी का स्केच बनवाया। कामिनी और लालू पटेल उस आदमी की तलाश करने लगे। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ को कॉल आता है कि कंपनी के पास वाले झील में एक डेड बॉडी मिली है। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल वहां पहुंचे। झील में एक आदमी की लाश थी। उन्होंने जब लाश को बाहर निकाला, उसकी तस्वीर जब सदानंद को दिखाई तो उसने कहा कि ये उनके कंपनी का वर्कर है, आकाश। ये सुनकर सभी दंग रह गए। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल सदानंद के कंपनी में गए। वहाँ वो सभी से पूछताछ कर रहे थे और कंपनी में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगे। लालू पटेल के हाथ एक चिट्ठी लगी। उसमें लिखा था कि तुम्हारे पापा हमारे शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें भागकर शादी करनी चाहिए। तुम्हारा आकाश। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब अनन्या आकाश से प्यार करती थी, लेकिन सदानंद इसके लिए राजी नहीं थे। तभी तो पूरे केस में उसने आकाश का नाम नहीं लिया। लगता है सर, सारा माजरा अब सदानंद ही खोल सकते हैं। तीनों सदानंद के घर गए। वहाँ नंदू, सदानंद और ऋचा भी थे। सर, अनन्या का कुछ पता चला? कहाँ है वो? सदानंद जी, आकाश के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, मैंने आपको बताया ना कि वो मेरी कंपनी में काम करता था, एक मामूली वर्कर था और आपकी बेटी का प्रेमी भी। क्यों, सही कहा ना? अनन्या आकाश से प्यार करती थी, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। कामिनी ने देखा कि ऋचा थोड़ी सहम गई है। ऋचा, क्या तुम कुछ जानती हो? जानती हो तो हमें बताओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऋचा ने बताया कि एक दिन जब वो अनन्या से मिलने उसके रूम में जा रही थी तो उसने देखा कि सदानंद अंकल वहाँ पर थे और उन दोनों का झगड़ा हो रहा था आकाश को लेकर। मैं आकाश से प्यार करती हूँ पापा। तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो अनन्या? जितने में उसका पूरा घर है उतने में तो सिर्फ तुम्हारा बेडरूम है। मैं एडजस्ट कर लूंगी पापा। एडजस्ट माय फुट। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, या तो आकाश को भूल जाओ, नहीं तो मैं उसे। अब आपका क्या कहना है सदानंद जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही आकाश का खून किया और इस केस से ध्यान भटकाने के लिए अनन्या का किडनैप करवाया? हाँ, मैंने गुस्से में कह दिया था कि मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे सच में मार दूंगा। मैं आकाश को पसंद नहीं करता था, लेकिन ये भी बात सच है कि वो एक मेहनती और ईमानदार लड़का था और शायद इसी वजह से मैं कुछ हद तक उसे पसंद करने लगा था और हो सकता था कि शादी के लिए भी मान जाता। सदानंद से बात करने के बाद कामिनी और राठौड़ वहाँ से चले गए। अगले दिन लालू पटेल और कामिनी सदानंद के ऑफिस में गए कंपनी की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। फुटेज लेकर कामिनी पुलिस स्टेशन पहुंची और फुटेज इंस्पेक्टर राठौड़ को दिखाई। फुटेज में उन्होंने देखा कि वही आदमी है जिसके स्केच को रामू ने बनवाया था। फुटेज में वो किससे बात करता हुआ नजर आ रहा था, ये ठीक से नहीं दिख पा रहा था क्योंकि दूसरा आदमी पीठ की तरफ किए खड़ा था। लेकिन फुटेज को अच्छी तरह से देखने के बाद उन्हें एक बात समझ आई। कामिनी, ये देखो, इस आदमी के हाथ में एक घड़ी है। ऐसी ही घड़ी मैंने नंदू के हाथ में देखी थी। कामिनी और राठौड़ फौरन सदानंद के घर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि नंदू बंगले से बाहर जा रहा है। राठौड़ और कामिनी ने उसका पीछा किया। नंदू एक चौक के पास आकर रुका और चौल में चला गया। वहां एक घर में घुस गया। कामिनी और राठौड़ ने उसका पीछा किया। मैंने तुमसे कहा था ना
कि ये शहर छोड़ के चले जाओ? साहब, आपने अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया, तो मैं कैसे चला जाऊं? ये लो पैसे और अभी के अभी यहाँ से दूर चले जाओ। तभी वहाँ राठौड़ और कामिनी पहुँच गए। वो आदमी और नंदू वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन राठौड़ और कामिनी ने उन्हें पकड़ लिया। बताओ, तुमने ही अनन्या को किडनैप करवाया है ना? और आकाश को भी तुमने ही मारा होगा। नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तो बस अपने बड़े भाई सदानंद को सबक सिखाना चाहता था। नंदू ने बताया कि कंपनी का सारा कारोबार वो देखता था, लेकिन उसके काम का कोई मतलब नहीं था। सब कुछ बड़े भैया के ही नाम था। वो बताता है कि सारा प्रॉफिट भैया का, जबकि मेहनत वो करता था। इसीलिए उसने सदानंद को सबक सिखाने की ठान ली और उस आदमी को पैसे देकर पटाखों की अदला बदली करवा दी, ताकि दिवाली में आए मेहमानों को चक्कर आए और सारा इल्जाम सदानंद पर आ जाए। लेकिन अनन्या की किडनैपिंग की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। सर, मैं अपने भाई से नफरत जरूर करता हूँ, लेकिन अनन्या मेरी बेटी जैसी है। प्लीज उसे बचा लीजिए। तभी इंस्पेक्टर राठौड़ को कॉल आया कि जेबी नगर रोड पर कुछ लड़कियों को बेचने के लिए शहर से बाहर ले जा रहे हैं। कामिनी और राठौड़ जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे और लड़कियों को बचा लिया। उसमें अनन्या भी थी। अनन्या जैसे ही कामिनी के पास जाने लगी, एक नकाब पहने पूरे काले कपड़ों वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी और अजीब आवाज में बोलने लगा, मैं इसे मार डालूंगा। कामिनी ने चालाकी से उस आदमी के बंदूक के ऊपर गोली चलाई और उसे पकड़ लिया, और जब उसका नकाब उतारा तो वो रिचा थी। ये देखकर अनन्या दंग रह गई। रिचा, ये सब तुमने किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। रिचा ने बताया कि उसके पापा सदानंद की कंपनी में काम करते थे। एक हादसे के दौरान कंपनी में उनकी मौत हो गई, लेकिन सदानंद ने उनके इलाज का खर्चा तक नहीं दिया और ना ही कोई हर्जाना दिया। सदानंद की वजह से रिचा के परिवार को बहुत बुरी हालत में अपने दिन निकालने पड़े, और इसी बात का गुस्सा निकालने के लिए उसने अनन्या को किडनैप किया। लेकिन आकाश को उसकी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए उसने आकाश को मार डाला। और नंदू के प्लानिंग के बारे में भी वो जानती थी, इसीलिए उसने मौके का फायदा उठाकर अनन्या को किडनैप किया, क्योंकि वो सदानंद को बर्बाद करना चाहती थी। खेल तो बहुत अच्छा खेला था तुमने रिचा, लेकिन एक बात भूल गई कि कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता। वाह सर, क्या बात है, जवाब नहीं आपका सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।